हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 84 एंड वीडियो नंबर 84 के अंदर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसके हम डाउट्स लेने वाले हैं। बेटा, जो बच्चे पढ़ के आए हैं आप सबको अच्छे से समझ आएगा, और जो नहीं पढ़ के आए वो भी ध्यान से देख लें। हाँ जी बेटा, शुरू हो जाओ डाउट से, स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ। कौन से डाउट्स हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 8, इससे पहले कोई डाउट नहीं है? इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है जी। बच्चे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में वो क्या बोलते हैं? कहते हैं अदर एक्सपेंसेस। ये पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस का। अदर एक्सपेंसेस में लिखा है इसने अदर एक्सपेंसेस। इसमें क्या लिखा है? परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ है ना बच्चों? देखो इधर देखो सारे बच्चे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या मतलब है इसका? सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सेल्स। रिवेन्यू को बोलते हैं हम सेल्स। तो चाहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, चाहे गुड्स सोल्ड बोल दो, मतलब दोनों का सेम है। तो कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल। इसने सेल नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला परसेंटेज ऑन सेल। अगर बोलता परसेंटेज ऑन सेल तब हम सेल पे लगाते। इसने बोला है परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है पता है आपको? हम जब +1 में करते थे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होती है बच्चे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ आया? क्या होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चे आप मुझे बताओ, क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन होती है? हाँ जी। आप करते हो ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो भी क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। फिर आप करते हो फिनिश गुड्स का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो भी क्या होती है आपकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आप करते हो वर्क इन प्रोग्रेस से पहले क्या आता है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये चारों पार्ट्स है ना आपके, ये चारों के चारों क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ आया आपको ये बात? बच्चों समझ आया आपको? सुनो जरा, आप क्वेश्चन में लिखते हो ना, क्या लिखते हो? इधर देखो, एक लिखते हो आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये लिखते हो बेटा आप। उसके नीचे क्या लिखते हो? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये लिखते हो बेटा। उसके बाद क्या लिखते हो? चेंज इन इन्वेंट्री। उसके बाद क्या लिखते हो? वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज। बच्चे सुनो, ये कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये भी कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये भी कैसे निकलता है बेटा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और ये भी कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। हाँ है ना? ऐसे ही निकलते हैं ना सारे ये? बोलो बेटा, ऐसे ही। तो बच्चे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये क्या होता है आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। समझ आया? तो इन सबको ऐड कर दो। ये भी COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी COGS है, ये भी, सबको ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इसके ऊपर लगाओ 10%। आई होप समझ आया आपको? तो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, पहले इसमें दिया रिवेन्यू, उसके बाद ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना है? 4,50,000 ये दिया है, ये दिया ना सेकंड वाला। उसके बाद क्या दिया है? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नेक्स्ट भी दिया है, कितने का? 50। समझ आ रहे हैं? इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। तो यही आपकी टोटल क्या बन गई?
COGS 5 लाख। समझ आ गया बेटा? इसके ऊपर लग जाएगा कितने परसेंट? 8%, दैट इज 40,000। चेक कर लो अगर एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, 40 आ गया। सेकंड वाला अगला कितने बच्चे? ये है 3,20,000। नेक्स्ट कितने है? सॉरी 2,50,000 और बचे 3,20 तो सेल है। हमें क्या चाहिए? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 250 और उसके नीचे चेंज इन इन्वेंट्री 50। ये क्या है? COGS। कितना गया बच्चे? 3 लाख। अगर इसमें कितने हैं? 10% ऑफ 3 लाख, दैट इज 30,000 आया। जिस ओ बेटा जहां समझते वहां रोकते हैं ना। कहां से समझ नहीं आया? फिर जब मैं बोल रहा ना, रोका क्यों नहीं आपने? मुझे ना कुछ बात बनी बट बनी नहीं। खैर बात नहीं बनी। जब आपने सर्कल किया तब से बताओ। और किस किस को लगता है भैया बात नहीं बनी अभी तक? आपने क्वेश्चन खुद किए? ये डाउट आया था? फिर ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में पढ़ो। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? अदर एक्सपेंस कैसे निकलेंगे? परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ है ना? इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ है ना? ये COGS क्या होता है? कैसे निकलता है COGS बताओ? ओपनिंग प्लस परचेज। COGS का मतलब होता है चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो, ये स्टॉक इन, हर एक का COGS का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ आ गई? मतलब जैसे अगर बोले कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का क्या है? ये जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है ना, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये जो आपने चारों लिखे हैं ना, कौन से? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये लिखा बेटा? एक मिनट, ये लिखा? इसमें नहीं है ना? प्रॉफिट लॉस में आता है ना कॉस्ट ऑफ। ये कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग प्लस परचेज। ये कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग निकलता है ना। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का दूसरा नाम क्या है? COGS। समझ आई? COGS क्या होता है? COGS होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो COGS इसी का नाम है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? क्या मैं कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब COGS? हरनूर समझ आ रहा है बेटा आपको? अभी मैंने ये क्वेश्चन किया तो मुझे आपके बेटा ये तो सिंपल ये वाला तो समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? इधर के बैठो, इसको समझो। जो पूछना है वो मैं बता दूंगा। जो बता रहा हूं बच्चे, जो मैं आपको ये सिखा रहा हूं ना, ये चैप्टर नंबर 3 का नहीं है, ये चैप्टर नंबर 1 में ही है। आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हाँ है ना? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता था? हर्षित आ जाओ, तो इलाम देना। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हाँ है ना? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता था? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। हाँ है ना? और बच्चे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना, COGS, ये भी क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो बच्चे चाहे आप इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोल लो या फिर आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल लो, बात एक ही है। समझ आ गई? तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब COGS? उसके बाद सेकंड आता था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। राजे ये कैसे निकलता था? ये निकलता था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इसको भी मैं बोल सकता हूं COGS। बोलो हाँ है ना? थर्ड क्या था? फिनिश गुड्स वाला था ना, चेंज इन इन्वेंटरी जो भी था, ये भी कैसे निकलता था? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इसको भी कह सकता हूं COGS। हाँ है ना?
और बच्चे फोर्थ कैसे निकलता था, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो इसको भी मैं कह सकता हूं COGS, हाँ ना। तो राजे इन चारों का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होता है, पर फर्क क्या है, एक रॉ मटेरियल का है, एक वर्क इन प्रोग्रेस का है, एक फिनिश गुड्स का है और एक स्टॉक इन ट्रेड का है, इसलिए अलग अलग नाम देने पड़े, समझ आ गया। पर अगर कोई आपसे पूछे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, तो चारों को ऐड कर देना, टोटल COGS आ जाएगा, समझ आ गई बात। अब बन रही है बात राजी। आप फिर अगर अभी आता हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अभी यहां पहुंचते हैं, यहां तक समझ आई, यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा है सब नहीं बन रही, सबकी बन गई बात बेटा, चलो मुबारक है। अच्छा जी सुनते हैं बेटा, इतनी बात समझ आई। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि जो अदर एक्सपेंस है ना, क्या है, अदर एक्सपेंस है वो क्या है, अदर एक्सपेंस क्या है राजे, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब एक ही है, चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो चाहे सेल बोलो, मतलब एक ही है ना। तो मैं लिख रहा हूं 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, समझ आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, इन चारों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है नहीं है, क्या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, कितना है 4,50,000। क्या इस क्वेश्चन में फिनिश गुड्स है, अगला क्या है, चेंज इन इन्वेंटरी और फिनिश गुड्स होती है बेटा, ये कितने है, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। क्या इस क्वेश्चन में ये है वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज, नहीं, इस क्वेश्चन में दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने हुए बेटा, 5 लाख, हाँ ना। तो मैं क्या करूंगा, 10% ऑफ 5 लाख, समझ आ गई। इस क्वेश्चन में बाय चांस आपकी सेल भी सेम है, सेल जो कितनी है, सेल कितनी है 5 लाख है ना, बाय चांस सेल भी सेम है और COGS भी सेम है, तो बच्चों को लगता है 10% ऑफ सेल है, नहीं बेटा सर सेम नहीं है, वो पता क्या हुआ, तो आपने वो 10% लिखा है 2020 का, और जो इससे बोला चाहे 8% कर दो बच्चे, पहले ईयर का 8% है, पर 8% किसका है, COGS का ही है ना। COGS कितने, 5 लाख, पहले केस में COGS भी 5 लाख आ रही है आपकी और सेल भी 5 लाख आ रही है, तो बच्चों को लगता है ये 8% जो है ये COGS का है, ये COGS का, सॉरी सेल का नहीं है, ये COGS का है, समझ आ गई ना बात। बेटा बात समझ आ गई। बेसिकली क्या था, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है और ये ऑलरेडी गिवन है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब पूछो बेटा डाउट अपना, डन, किसी को डाउट, ओके, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस पॉइंट को, लिख लो, इस दोनों क्या बोलते हैं, ये COGS भी होते हैं, लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख के इनके लिख दो कि ये COGS भी होते हैं। उसके बाद इसी पे आ जाओ बच्चे, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और नालायक इसके ऊपर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, ये दोनों का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन दोनों का मतलब क्या है, COGS, समझ आ गई बेटा जी। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आ जाओ, लिखे टैक्स 30%। बच्चे टैक्स हमेशा प्रॉफिट पर देते हैं, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तभी मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा, ये लिखे है ना 30% टैक्स, ये क्या होता है, टैक्स ऑलवेज होता है 30% ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है हमारे पास नहीं, इस क्वेश्चन में लॉस है, अगर लॉस है तो टैक्स निकलेगा ही नहीं। गॉट इट और नॉट, बात समझ आ रही है, वेरी गुड। हाँ जी, उसके बाद डाउट बताइए बच्चे। सर 12 में था, 12 में सेम है। देखो जी इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसमें भी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो क्या होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, हाँ है ना। उसके बाद बेटा उसके बाद क्या पूछा था आपने कार्तिक कल, 16 में सर, क्या था, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब इसका क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं, ये गिवन है एडिशनल इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 3.22। ये क्या गिवन है इन्होंने, अदर एक्सपेंस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये टैक्स की अमाउंट दे रखी है इन्होंने, टैक्स 80,000 का है, 2019 का है 80,000 और 2020 का है
1 लाख। तो बच्चे जब आप करते हो ना प्रॉफिट माइनस टैक्स, तो टैक्स में आ जाएगी फिगर। सॉल्यूशन में देखो आपका आ गया ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसके बाद माइनस क्या किया हुआ इसमें टैक्स। ये टैक्स कहां से है? 80 और 1 लाख यहां से आया। समझ आ गई? आगे चलो। सर वही 19 में पूछा था। इलस्ट्रेशन नंबर 19 निकालो सारे बच्चे। बच्चों को डाउट है कि सर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे लिखा हुआ है नोट नंबर 1। देखो बेटा आप सब जानते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बहुत सारी डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है बेटा। तो हर एक पॉइंट को बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखा जा सकता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर कौन कौन सी बोरोइंग है ये कहते हैं नोट नंबर 1 में देख लो। नोट नंबर 1 में है बैंक लोन और डिबेंचर। इन्होंने बता दिया कि जो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो है डिबेंचर और बैंक लोन। ठीक, तो बच्चे जो ये डिबेंचर और बैंक लोन है, हमारे पास बाइफिकेशन आ गई कि लॉन्ग टर्म लोन्स के 2 पार्ट्स हैं। तो आ गई, जब आप सॉल्यूशन करोगे हम अपनी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को अलग अलग दिखाएंगे। देखो सॉल्यूशन पे आ जाओ, नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अलग अलग कर दिया ना, बैंक लोन को अलग कर दिया, डिबेंचर को अलग कर दिया, ताकि हम डिफरेंस देख पाए बैंक लोन और डिबेंचर में कितना है। खत्म बच्चे? और कोई डाउट? मुझे ऐसा लग रहा है कोई डाउट था जो मिस हो रहा है। आपने क्या पूछा था नालायक? जबजीत क्या पूछा था आपने? कोई डाउट पूछा था आपने? सर वो पॉइंट्स वाला पूछा था। हाँ जी, कुछ बच्चों को डाउट है कि सर सॉल्यूशन में लिखते हैं 40.00, क्या ये 00 लिखना जरूरी है? नहीं, आप इसको 40 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और बेटा जब आप मिसिंग फिगर्स करोगे ना, कई बार आपकी वैल्यू आ रही होगी 10 लाख 80 और सॉल्यूशन में आ रहा होगा 10 लाख, तो बच्चे ये 80 रुपीज को आपको राउंड ऑफ कर देना है, क्योंकि आप पॉइंट्स में सोल्व करते हो ना तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है। तो आपने इसको ये लिखोगे तब भी ठीक है, राउंड ऑफ कर दोगे तब भी ठीक है। और कुछ बेटा? चैप्टर तो सिर्फ मेरा ही हुआ, बच्चों का नहीं हुआ। मंडे को टेस्ट है आपका इसी चैप्टर का। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। नहीं रिटर्न।